आज के मुख्य समाचार। मां हटेश्वरी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में। हिमाचल में 11 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट। कॉम्प्लेक्स सिस्टम पर सरकार लेगी अंतिम फैसला। राजेंद्र राणा का मुख्यमंत्री सुक्खू पर तीखा हमला। हिमाचल कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग को मिलेगा नया नेतृत्व। मुख्यमंत्री सुक्खू ने मशोबरा में नए बीडीओ कार्यालय भवन का किया उद्घाटन। हिमाचल कांग्रेस विधि विभाग की पहली प्रेस वार्ता। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन, राजनीतिक प्रतिशोध, बढ़ते कर्ज, प्रशासनिक हस्तक्षेप और सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग जैसे कई आरोप लगाए तथा कहा कि प्रदेश की जनता सरकार की कार्यशैली से निराश है। पत्रकार वार्ता में राजेंद्र राणा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री को प्रदेश के इतिहास में 5 ऐसे खिताब मिले हैं जिनके लिए उन्हें याद रखा जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री उत्तर भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री घोषित हुए, प्रदेश के इतिहास में सबसे अधिक कर्ज लेने वाले मुख्यमंत्री बने, मित्रों और चहेतों को लाभ पहुंचाने के आरोपों का सामना कर रही है, सबसे अधिक झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पहचान बनी है तथा राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से विपक्ष के खिलाफ सबसे अधिक झूठे मुकदमे दर्ज करवाने के आरोप भी उन पर लग चुके हैं। उन्होंने कहा कि सचिवालय से लेकर विभिन्न सरकारी नियुक्तियों तथा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा है और जनता से टैक्स के पैसे का उपयोग विकास कार्यों के बजाय बड़ी संख्या में ओएसडी सलाहकारों और अन्य राजनीतिक नियुक्तियों पर किया जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने रिकॉर्ड स्तर पर कर्ज लिया है लेकिन उसके अनुरूप विकास कार्य धरातल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनका दावा है कि प्रदेश पर 1.44 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज हो चुका है और सरकार नया कर्ज लेकर पुराने कर्ज का भुगतान कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से विभिन्न योजनाओं, राष्ट्रीय राजमार्गों और आपदा राहत के लिए धन मिलने के बावजूद सड़कें बदहाल है, कई पुल क्षतिग्रस्त है और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की समस्याएं बनी हुई है। राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC आर्थिक संकट से जूझ रहा है और कई बस रूट प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को समय पर वेतन लाभ नहीं मिल रहा है, पेंशन भोगी परेशान है और सरकार केवल घोषणाएं कर रही है। और मैं खास तौर पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बधाई देने के आया हूं कि हिमाचल के इतिहास में कई लोगों को मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा करने का मौका मिला और उनको खिताब भी मिले। कईयों को सड़कों वाले मुख्यमंत्री, कईयों को पानी वाले मुख्यमंत्री, कईयों को विकास हिमाचल को आधुनिक हिमाचल के निर्माता के रूप में, कईयों को हिमाचल के निर्माता के रूप में कई खिताब लोगों को मिले, मुख्यमंत्रियों को भी मिले। परंतु प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री को मैं इसलिए बधाई देने के लिए आया हूं कि आज तक के मुख्यमंत्री जितने भी रहे उनको एक एक खिताब मिला, परंतु वर्तमान मुख्यमंत्री को मैं बधाई देता हूं कि उनको 5 खिताब मिले। पहला खिताब कि प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तरी भाग के सबसे अमीर मुख्यमंत्री घोषित हुए हैं, सो पहला खिताब इनको ही मिला, इसकी बधाई। दूसरा, प्रदेश में सबसे ज्यादा कर्जा लेने का इतिहास में खिताब हासिल हुआ है, सबसे ज्यादा कर्जा लेने वाले मुख्यमंत्री के रूप में कोई हुए हैं तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, दूसरा खिताब इनको ही मिला है। और तीसरा खिताब मित्रों को लूट की छूट देने वाले मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्हीं को खिताब मिला है। और चौथा जो मिला है कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने का खिताब भी इन्हीं को मिला है। और 5वां खिताब कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के ऊपर धड़ाधड़ झूठी FIR दर्ज करने का भी रिकॉर्ड हासिल हुआ है और खिताब मिला है तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को मिला है, इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूं।
मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रदेश में जो सरकार चल रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि ये प्रदेश के लोगों के लिए सरकार बनी है, प्रदेश के लोगों के लिए काम कर रही है। ये सरकार जो है वो एक सिंडिकेट की तरह काम कर रही है। ये मित्रों का जो सिंडिकेट है इस सरकार को चला रहा है। और ये जो सिंडिकेट है ये अस्तित्व में आया था 1993 में, 1993 में आया, जब केंद्र में दूर संचार का जो एक क्रांति आई थी, उसमें ये जो सिंडिकेट है कैसे पीसीओ ब्लैक करने हैं, कैसे टेंडर फॉर्म जो है उनको ब्लैक करना है। और ये सिंडिकेट बड़ा पॉपुलर हुआ उस समय, कई लोग जेल में भी गए। और जब एक सिंडिकेट के पास एनएसयूआई था तो उस समय भी इस सिंडिकेट को यह खिताब हासिल हुआ कि जो पार्टी ने जीत दी थी उसको संजौली में किसी कबाड़ियों को इंजड़ी बेच दिया। तो इसलिए स्वाभाविक है कि वर्तमान में जो सिंडिकेट चल रहा है ये एक एक्सपीरियंस हैंड तजर्बेकार सिंडिकेट है। और एक बड़ी चर्चा भी है यहाँ पे, आपके सेक्रेटरीट में सभी पत्रकार साथियों को भी सारी इस बात की चर्चा हो कि एक सीरियल आता था, बच्चे उस सीरियल को देखते हैं, शक्तिमान, एक कैरेक्टर था शक्तिमान। तो इस तरीके से बड़ी चर्चा है कि एक सरदार जी भी हैं सेक्रेटरीट में, बड़े शक्तिमान हैं। वो किसी भी चीफ सेक्रेटरी के कमरे में जा सकते हैं, वो किसी भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के कमरे में डिक्टेट कर सकते हैं। ना तो वो सरकार में सुनने में या कोई उनके पास कोई ओहदा है, ना कोई संगठन में ओहदा है, परंतु सिंडिकेट के मेंबर हैं, इसलिए शक्तियां शक्तिमान की तरह मिली हुई हैं। और किस तरीके से प्रदेश जो है, प्रदेश में सिंडिकेट जो है काम कर रही है, जगह जगह सिंडिकेट के मेंबर जो है वो तैनात हो गए। एक छोटा सा प्रदेश, इससे पहले जयराम ठाकुर जी, राजा वीरभद्र सिंह जी, प्रेम कुमार धूमल जी, शांता कुमार जी मुख्यमंत्री रहे। और कोई छोटे से प्रदेश में छोटी सी हमारे आमदन के साधन, एक ओएसडी, मैक्सिमम 2 ओएसडी, एक आधा को पॉलिटिकल एडवाइजर की पोस्ट होती है। यहां पर तो दर्जनों ओएसडी, एडवाइजर और मीडिया कोऑर्डिनेटर्स, मीडिया एडवाइजर्स, ये हिमाचल प्रदेश के लोगों की खून पसीने की, टैक्स पेयर्स की कमाई जो है ये सिंडिकेट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। कैलकुलेट कर लें आप, 2022 तक, दिसंबर तक 51 वर्ष हुए। और 51 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में 12 लाख के लगभग सरकारें, 12 सरकारें आई, 2.5 साल की सरकारें मिली। और 12 सरकारों ने कुल मिला के 51 वर्षों में 68,000 करोड़ कर्जा लिया। और वर्तमान सरकार 4.25 साल में जो रिकॉर्ड मैंने कहा कि खिताब हासिल हुआ है, 44,600 करोड़ रुपया कर्जा ले चुकी है। अभी जो 4 तारीख को परसों कर्जा लिया उसको मिला के है, ये समाचार पत्रों में छपा है, विधानसभा के आंकड़े हैं। तो 12,000 करोड़ रुपया सालाना कर्ज लिया जा रहा है। तो ये कोई दमदारी आदमी ले सकता है, कमजोर आदमी थोड़ी ले सकता है। कहावत है ना कि कर्जा लेके घी पीने का काम। अब लगभग 190 अरब रुपया जो है वो केंद्र से सड़कों के, एनएच के लिए और डिजास्टर में अलग अलग स्कीमों में पैसा आया। 44,600 करोड़ ये ले लिया। ये पैसा गया तो गया कहां? हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और आने वाले दिनों में इसका असर पूरे राज्य में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग केंद्र शिमला ने 6 अगस्त से 11 अगस्त 2026 तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश तथा कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। विभाग ने विशेष रूप से कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और बिलासपुर जिलों के लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार
6 अगस्त को राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। 7 और 8 अगस्त को भी कई झीलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद 9, 10 और 11 अगस्त को मानसून और अधिक सक्रिय होने का अनुमान भी जताया गया है, जिससे राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी लगातार वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है, जिससे वहां रहने वाले लोगों और यात्रियों को विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। लगातार होने वाली बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन, फ्लैश फ्लड की आशंका जताई है। विभाग का कहना है कि लगातार वर्षा के कारण पहाड़ी ढलानों की मिट्टी कमजोर हो जाती है, जिससे भूस्खलन की घटनाएं बढ़ सकती हैं। वहीं नदियों, खड्डों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ने की संभावना है, जिसके चलते निचले इलाकों में जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। मौसम विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है कि तेज बारिश के दौरान छोटे नाले और खड्ड अचानक उफान पर आ सकते हैं। ऐसे में लोगों से इन क्षेत्रों से दूर रहने और किसी भी प्रकार का जोखिम न लेने की अपील की गई है। बारिश के कारण राज्य के कई पहाड़ी मार्गों पर फिसलन बढ़ सकती है और चट्टानें गिरने की घटनाएं भी सामने आ सकती है। इसके अलावा घने बादल और बारिश के कारण दृश्यता कम होने से सड़क यातायात प्रभावित होने की संभावना है। विभाग ने वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने और मौसम खराब होने की स्थिति में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन को भी संवेदनशील मार्गों पर लगातार निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने बताया कि 6 से 11 अगस्त के दौरान निचले और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान बिजली गिरने की घटनाओं की भी आशंका है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, जिससे कमजोर संरचनाओं, पेड़ों और बिजली लाइनों को नुकसान पहुंचने की संभावना बनी रहेगी। किसानों और बागवानों को भी मौसम की स्थिति को देखते हुए कृषि एवं बागवानी कार्यों की उचित योजना बनाने की सलाह दी गई है। खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने का आग्रह भी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने पर्यटकों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले मौसम की ताज़ा जानकारी अवश्य प्राप्त करें। नदी, नालों, झरनों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में जाने से बचे तथा स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। विभाग ने कहा है कि खराब मौसम के दौरान ट्रैकिंग और एडवेंचर गतिविधियों से परहेज किया जाना चाहिए, ताकि अचानक मौसम बदलने से जोखिम बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और संबंधित विभागों को संभावित आपदा की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह निर्देश जारी किए हैं। राहत एवं बचाव दलों को अलर्ट मोड पर रखने, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी बढ़ाने और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने शिमला में पहली संयुक्त प्रेस वार्ता कर संगठन की आगामी कार्य योजना, अधिवक्ताओं के हितों और समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की। प्रेस वार्ता में कांग्रेस विधि विभाग के प्रदेशाध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर तथा नवनियुक्त चेयरपर्सन तेजस्वी शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान अधिवक्ताओं के कल्याण, संगठन को मजबूत बनाने और प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रेस वार्ता के दौरान तेजस्वी शर्मा ने भाजपा विधायक सुधीर शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष तथ्यों के बजाय राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अनावश्यक विवाद खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार कानून के दायरे में रहकर कार्य कर रही है और प्रत्येक कार्यवाही संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप ही जा रही है। कांग्रेस विधि विभाग के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि उन्हें पार्टी नेतृत्व द्वारा जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसका निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका दायित्व केवल कांग्रेस से जुड़े अधिवक्ताओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश के प्रत्येक अधिवक्ता के हितों की रक्षा के लिए समान रूप से कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार का राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या वैचारिक भेदभाव नहीं किया जाएगा। संगठन सभी अधिवक्ताओं की समस्याओं को सम्मान गंभीरता से उठाएगा और उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास भी किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, हमारे सबसे बड़े नेता श्री राहुल गांधी जी और वेणुगोपाल जी, उनका भी धन्यवाद मैं करूंगा जो मुझे यहाँ पर पहुंचाए हैं। शिष्टाचार की बातों के बाद अब मैं मुख्य मुद्दे पर आऊंगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, साथियों, आरटीआई, मानवाधिकार और साथ में विधि विभाग, 3 ऐसे विभाग हैं जो कि एक
एसोसिएशन के अंडर चलते हैं या एक संस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी नीति करती है। जहां हमें अधिवक्ताओं के बारे में बात करनी है, वहीं पर मानवाधिकार की अगर बात हो तो हिमाचल प्रदेश में कहीं भी मानवाधिकार की कोई विषय है उस पर भी हमारी नजर रहनी चाहिए। उसके साथ साथ तीसरा जो है आरटीआई, ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा हथियार जनता के लिए दिया है और मैं गर्व से कहना चाहूंगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री रहे हैं भारतवर्ष के, उन्होंने आरटीआई यूपीए गवर्नमेंट के अंदर आरटीआई के रूप में हम सभी के हाथों में, एक गरीब से गरीब आदमी के हाथ में भी वो हथियार दिया कि आप निसंकोच निडर होकर किसी के सामने भी हाथ करके उंगली करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो ये 3 विभाग इकट्ठे हैं और हमारे ऊपर जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है। मैं इस पद को सिर्फ एक पद की हैसियत से नहीं लिया है, बल्कि मेरे ऊपर जो मेरे वरिष्ठ नेतृत्व ने एक जिम्मेवारी सौंपी है, उस जिम्मेवारी के निर्वहन के लिए इस पद को मैं ग्रहण कर रहा हूं। और आपसे मैं ये वादा करता हूं, आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के तमाम अधिवक्ता बंधुओं से मैं ये वादा करता हूं कि जिस कार्य के लिए मुझे इस पद पर नियुक्त किया गया है उसका सम्मान करते हुए हिमाचल प्रदेश के सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं, बल्कि किसी भी ग्रुप के, किसी भी राजनीतिक दल के, किसी भी फैक्शन के, किसी धर्म जाति, उन सभी में मतभेद ना करते हुए मैं अपने हिमाचल प्रदेश के हर अधिवक्ता बंधु बांधवी के लिए सदैव खड़ा रहूंगा। उनके लिए हम नई नीतियां लाएंगे। पीछे काफी कार्य किया गया है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक, जिला से लेकर हमारे राज्य स्तर तक कार्यकारिणियों के माध्यम से एक दूसरे जो हमारे संगठन, अग्रणी संगठन कांग्रेस के, उनके साथ तालमेल बनाकर हम हिमाचल प्रदेश की सेवा में हर वक्त कांग्रेस पार्टी की ओर से तल्लीनता के साथ व्यस्त रहेंगे। अब हर नए पद के साथ कुछ नई सोच होती है। इसमें मैं स्पष्ट तौर पर बिना समय गवाए 3-4 चीजों को फोकस करना चाहूंगा। जैसा कि कपरेट साहब ने भी कहा कि जिला स्तर पर था तो वहां हमने अधिवक्ताओं के लिए कार्य किया। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल सेटअप 100 चैम्बर बिना किसी पैसे के, बिना सरकारी सहयोग के हमने बना के दिए। उसमें कांग्रेस के ही नहीं है, उसमें हर वर्ग के, हर पार्टी के अधिवक्ता वहां पर अब अपना कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से अब मुझे राज्य स्तर पे मौका मिला है तो मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिलेगा, अगर नहीं बोलूंगा मिलेगा, तो अधिवक्ताओं के लिए जो काफी अरसे से जो उनकी समस्याएं थी उनको हम मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करेंगे सभी के साथ मिलकर। हर अधिवक्ता को कम से कम कोर्ट परिसर के अंदर एक अपना चैम्बर होना बहुत जरूरी है, और वो चैम्बर तब बनेगा जब सरकार हमें सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को शिमला जिले के मशोबरा में नवनिर्मित खंड विकास अधिकारी बीडीओ कार्यालय भवन का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। लगभग 4.25 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस आधुनिक कार्यालय भवन के शुरू होने से क्षेत्र की पंचायतों, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों को प्रशासनिक सेवाएं अधिक सुगमता और बेहतर सुविधाओं के साथ उपलब्ध हो गए। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पंचायतों और ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालयों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है ताकि लोगों को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं एक ही स्थान पर मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रशासन को गाँव की ओर अधिक निकट पहुँचाना है, जिससे ग्रामीणों को छोटे छोटे कार्यों के लिए बार बार जिला मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि मजबूत प्रशासनिक ढांचा विकास योजनाओं के
के प्रभावी कार्यों की आधारशिला होता है और इसी सोच के साथ प्रदेश भर में आवश्यक अधोसंरचना का विस्तार भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास, पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंच सके और सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़े। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि नए बीडीओ कार्यालय भवन के निर्माण से क्षेत्र की पंचायतों के कार्यों में तेजी आएगी। वितरण किया जाएगा। अभी महज पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4.5 करोड़ की लागत से 133 ई व्हीकल पंचायत को दी जाएगी और जो पंचायत है वो उसका संचालन करेगी। वो उसमें ई व्हीकल के लिए अपना ही ड्राइवर रखेगी और पंचायत का जो फंड हम उनको उपलब्ध करवाएंगे उससे उसकी सैलरी भी उनको उपलब्ध करवाएंगे। आज मैं माननीय मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में आया हूं और पिछले 3.5 साल से हमारी सरकार प्रदेश में कार्य कर रही है और माननीय मंत्री जी अभी बता रहे थे कि हमारी सरकार का मॉडल जो है वो गुजरात वाले भी पंचायत घर बनाने का लेकर गए हैं, हरियाणा वाले भी लेकर गए हैं और तीसरे राज्य की भी बात है। हम सब लोग हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य और सभी लोग, हिमाचल की जनता हमारा इसमें सहयोग कर रही है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जो सरकारें बनती है और जो सरकारें पहले सत्ता में रहती है वो सत्ता में रहते हुए महज ये सोचकर काम करे कि हमें तो सिर्फ 5 साल के लिए चुनकर भेजा है, हमारा दायित्व सिर्फ आराम करना है, जनता के पैसे को लुटाना है और जनता की भलाई के योजनाओं को स्वरूप बनाने के लिए ज्यादा ध्यान नहीं देते। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मैं बात करना चाहता हूँ। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना तो प्रदेश में आपदा आई, ना ही प्रदेश में तकरीबन 30,000 घर या तो पूर्णतया नष्ट हो गए या आंशिक रूप से नष्ट हो गए। पिछली सरकार के समय ऐसा कुछ नहीं हुआ और पिछली सरकार के समय जो 1952 से आरडीजी मिल रही थी उस आरडीजी का 8,000 करोड़ रुपया पिछली सरकार को हर वर्ष की तरह मिलता है। हमने भी 16वें वित्त आयोग के पास प्रयास किया। जो आपका अधिकार है, सरकार आती है, सरकार जाती है, मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, लेकिन जब जनता के अधिकार की बात हो और जनता की आवाज उठाने की बात हो तो भारतीय जनता पार्टी जो आज विपक्ष में बैठी है वो निरादर रही। उन्होंने कोई हेल्प नहीं की, वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते। प्रदेश में आपदा आई, आपदा के समय पहली जब आपदा आई हमारी सरकार को बने हुए सिर्फ 6 महीने हुए थे। मैं, अनिरुद्ध जी, कुल्लू के हमारे विधायक बैठे हैं, मैं तकरीबन 4 दिन कुल्लू में बैठा और हमारे घर में 75,000 बाहर से पर्यटक आए हुए थे, हमारे मेहमान थे। कभी ऐसा देखा गया हो कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य सड़कों पर खड़े होकर ट्रैफिक खुलवा रहे हैं। पूरे कुल्लू में पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, हम खुद खड़े हुए। पूरे एम्प्लॉइज को हमने शिफ्ट किया। सबसे पहले उन मेहमानों को बाहर निकाला जहां पूरे दुनिया से हमें फोन आ रहे थे कि इन्हें बाहर कैसे निकालें। तो ये संवेदनशीलता हमारी सरकार में थी। भारतीय जनता पार्टी में कोई संवेदनशीलता नहीं। वो सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, कुर्सी प्राप्त करने के लिए ढोंग रचकर सोशल मीडिया के माध्यम से सत्ता के आना चाहते हैं। हमने क्या किया 3.5 साल, हम आपको बताना चाहते हैं। और उन्होंने क्या किया, आपकी संपदा को लुटाया है। ऐसी संपदा जो आपके काम आनी थी। 75 लाख की जनसंख्या की जो जहां रहता है, जिस प्रदेश में रहता है, उसकी पूरी संपदा होती है। हम संपदा के संरक्षक होते हैं। 5,000 बीघा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017 से 22 के बीच में कस्टमाइज पैकेज के नाम पर बिना किसी रजिस्ट्री के, मतलब रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं ली जो आपकी खजाने में जानी थी, बिना रजिस्ट्रेशन के
1 करोड़ रुपए की लीज पर देती लाइफ लोग, 5000 बीघा। और क्या था कि उद्योगों को लगाना है, ऐसे उद्योग जहां हिमाचल प्रदेश के लोग काम ही नहीं करते। हमने तहकीकात की, हमने देखा कि 5000 बीघा, अगर मैंने प्लॉट खरीदना, फ्लैट खरीदना 4 विषय का, तो मुझसे रजिस्ट्रेशन फीस 8% लगेगी, अर्जुन में अलग लेगा, 2% और लगेंगे। मुझसे 5000 बीघा 1 करोड़ में सिर्फ नाम मात्र के लीज मात्र के लिए दे दी। और क्या किया, कहा कि यहाँ पैकेज लगना, उनसे के साथ समझौता किया। हमें कहते हैं इंक्वायरी करो, एग्रीमेंट कर दिया इन्होंने और कहा कि 3 रुपए पर यूनिट बिजली देंगे, आपको 3 रुपए नहीं पड़ रही है, और कहा कि आपको सड़क बनाकर हम देंगे। हमने कहा कि ये बहुत बड़ा अन्याय है। मैंने उस कस्टमाइज पैकेज से जो बिजली का है उस रेट को हमने वापस ले लिया। और एक मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा था, मैंने कहा हम प्रदेश की संपदा को लूटने नहीं देंगे। 3.5 साल हमारी सरकार को होगी, आप नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानता था, मैं भी कभी मंत्री नहीं था। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने देखा कि किस तरह जनता का पैसा होता है। ये जो खजाने में पैसा आता है, इसमें से अनाथ बच्चों के लिए योजनाएं चलती है, आपके लिए योजनाएं चलती है, सड़कें बनती है, वीडियो ऑफिस बनता है। अगर उसको लुटा दिया जाए और बिना किसी सोच के लुटा दिया जाए, तो जो सरकार में बैठने वाले मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री होते हैं उन्हें दुख हुआ, क्योंकि हमें दुख हुआ। ये क्या किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आस्था, संस्कृति और लोक परंपराओं के प्रतीक प्रसिद्ध महाटेश्वरी मेले को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है। आगामी 8 और 9 अगस्त को आयोजित होने वाले इस 2 दिवसीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेले को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मेले में हजारों श्रद्धालुओं की पहुंचने की संभावना है। इस बीच मां हाटेश्वरी के गुरु ओम प्रकाश शर्मा ने मेले और आगामी देव कार्यक्रमों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया है। गुरु ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि मां हाटेश्वरी का यह वार्षिक मेला क्षेत्र की आस्था और परंपरा का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। मेले के दौरान देवी देवताओं की पारंपरिक रीतियों का निर्वहन किया जाएगा तथा विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के साथ देव संस्कृति की अनूठी झलक देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन और आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान देवी की विशेष पूजा अर्चना, हवन, धार्मिक अनुष्ठान, पारंपरिक देव कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। गुरु ओम प्रकाश शर्मा ने जानकारी दी कि इस वर्ष मेले के उद्घाटन अथवा प्रमुख कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने की संभावना है। हालांकि उनके कार्यक्रम की अंतिम पुष्टि प्रशासनिक स्तर पर की जाएगी, लेकिन आयोजकों को उम्मीद है कि मंत्री मेले में शामिल होकर श्रद्धालु और स्थानीय लोगों को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति से ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को और अधिक प्रोत्साहन मिलता है तथा क्षेत्र के परंपराओं को नई पहचान भी मिलती है। मेले के सफल आयोजन के लिए मंदिर समिति, स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों द्वारा संयुक्त रूप से व्यापक तैयारियां की जा रही है। मंदिर परिसर की साफ सफाई, श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, बैठने की व्यवस्था, पार्किंग सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को लेकर विशेष इंतजाम भी किए जा रहे हैं। ताकि जयदेव तबनाड़ महाराज जी की, बवासी महाराज जी के, गुडारू महाराज जी की, दशमौलिया महाराज जी के, क्यावड़ महाराज, जितने भी इस क्षेत्र के जो इस मेले में जो आ रहे हैं देवी देवते, और इनका सभी का मेरी तरफ से नमन। और रातहाल का मेला एक बहुत बड़ा मशहूर मेला है जो हिमाचल के अंदर, मेरा ख्याल है रोडू मेला और रातहाल मेला, दखड़ांटू मेला, रामपुरी मेला, ये जो हमारे जुब्बल में पड़ते हैं, कोटखाई के मेले, आजकल जो सावन भादों में बड़े अच्छे अच्छे मेले मिलेंगे आपको, देवी देवताओं की संस्कृति कायम है। तो मुझे ऐसा लगा कि जो हमारा रातहाल का मेला है ये 8-9 तारीख को आने वाला है, बड़ा जबरदस्त मेला आएगा। तो उसमें शायद हमारे मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी रोहित ठाकुर जी भी जा रहे हैं कल परसों तक। तो उन्होंने बड़ा सहयोग किया उस मेले के लिए, जैसे जुब्बल में है और रातहाल में भी उन्होंने करना है। उन्होंने पीछे भी उसको अंतर्राष्ट्रीय जो बनाया था कि भाई स्तरीय मेला, बहुत अच्छा मेला था वो, स्तरीय मेला रखा उन्होंने रखा। ये जैसे रामपुरी में बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, तो वो जा रहे हैं। अच्छा
प्रदर्शन होगा, वहाँ अच्छे कलाकार होंगे। जैसे मैं अभी भी कहा कि जैसे हमारे देवता बनाड़ जी और हमारे पबासी जी और हमारे क्याणु महाराज जी और जितने भी देवते वहाँ है, हमारे दशमौलिया महाराज जी सब होंगे उस मेले में। बहुत बड़ा जो बड़ा कहते कि भाई, मैंने पीछे भी उसका गीत गाया है, वैसे तो बहुत पुराना गीत है, मैंने उसमें एक बोल जोड़ा था, उठो गाई ल ढाडी गुण सुबह गाई भोलाड़ो रे माँ मेरी है सुर की है रात हाड़ो रे जातरा में देव पूजा बनाड़ो रे। उठो गाई ले ढाडी गुण सो उबे गाई भोलाड़ो रे माँ मेरी है, माँ मेरी है सुर्खी है रे उबे गाई भोलाड़ो रे माँ मेरी है। राथाड़ो री जात रे आमिया देव पूजे बहनाड़ो रे माँ मेरी है, माँ मेरी है सुर्खी है रे देव पूजे बहनाड़ो रे माँ मेरी है। तो ये एक देवता साहब का गीत है, वहाँ रातहाल मेले में गाया जाता था, पहले भी गाते अब भी गाते हैं, बड़ा फेमस गीत है। और जो परंपरा हमारी, जैसे अब आगे जागरे आएंगे, जागरे भी बड़े अच्छे होंगे, जैसे देवते बनाड़ के हो गए, उत्तराखंड में मासू महाराज जी के होंगे, और इधर जैसे पारसा है, चिवनी है हमारे, जैसे जुब्बल है हमारा क्षेत्र, ये जो सुराचल का है देवता बनाड़ महाराज जी का होगा पंचमी में, और बाकी पूछते हैं चौथ। तो जैसे बटाड़ है, कई जगह जो इधर लोकल जागरे माने जाते हैं, कई जगह जागरे को नहीं मानते, इधर बहुत मानते हैं। तो आज जो ये अभी चला अभी एक मेला डगुली में आता है, यहाँ साथ ही में आराकोट के साथ, वहाँ भी अच्छा मेला होता है ये सावन महीने में। तो आगे अब चिड़ोल आनी है, चिड़ोल के बाद फिर जागरा, सभी जो कार्यक्रम है इन 2 महीने में। फिर आगे सौज में माँ भगवती की नवरात्रि आती है। ये कल्चर जो हमारे पहले से चले है और इसको बहुत। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग को आज नया नेतृत्व मिला। पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार चौहान शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में उनके द्वारा पदभार ग्रहण किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, अनुसूचित जाति विभाग के प्रतिनिधियों और प्रदेश भर से आने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। पदभार ग्रहण समारोह को कांग्रेस संगठन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और अनुसूचित जाति वर्ग के बीच पार्टी की पकड़ को और सशक्त बनाने की रणनीति ऐसे नेतृत्व के माध्यम से आगे बढ़ाई जाएगी। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि नरेश कुमार चौहान के नेतृत्व में अनुसूचित जाति विभाग संगठनात्मक गतिविधियों को नई गति देगा और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच कांग्रेस की नीतियों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने का कार्य करेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद नरेश कुमार चौहान प्रदेश भर के जिला एवं ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान संगठन के विस्तार, सदस्यता और नए पदाधिकारियों की नियुक्ति और अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि विभाग आगामी महीनों में प्रदेश भर में संवाद कार्यक्रम, जनसंपर्क अभियान और कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करेगा, ताकि संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक सक्रिय बनाया जा सके। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि मजबूत संगठन ही आगामी राजनीतिक चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकता है। मैंने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति विभाग में जो है वो आज अध्यक्ष पद का आज ग्रहण करूंगा, अध्यक्ष पद। और मेरे साथ गंगूराम मुसाफिर जी, अमित नंदा जी जो पूर्व में अध्यक्ष थे, भाई यशपाल तनायक जी, घनश्याम जी, सभी तमाम जो लोग हैं और पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चुनौती तो बहुत है, क्योंकि मैं 2014 से जो हूँ वो इसमें उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा था। तो पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे एससी समुदाय के लोगों की हालत बहुत ख़राब है। हम सभी जितने भी हमारे ज़िले हैं, सभी ज़िलों में, सभी ब्लॉकों में, जितने भी ब्लॉक हमारे हैं, सभी ब्लॉकों में हम खुद जाएंगे, खुद जो है उसमें संगठित लोगों को संगठित करेंगे और जो भी कार्य, जो भी मुश्किलें जो लोगों को है, उन मुश्किलों का समाधान जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उठाएंगे। और मैं एक माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे भाई विनय जी का और शीर्ष नेतृत्व
जो खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी, हमारे सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे प्रभारी रजनी पाटिल जी, विदित चौधरी जी, और सबसे पहले जो हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी हैं और करमवीर बौद्ध जी हैं, मैं सबका बहुत बहुत तहे दिलों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और उन्होंने पूरे सभी शीर्ष नेतृत्व ने मेरे ऊपर जो है वो विश्वास जताया है, तो मैं उनके विश्वास पे जो है वो पूर्ण उतरूंगा और जो लोगों का विश्वास और लोगों के जो कार्य हैं उन कार्यों को करवाने की जो है मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो नाचन में कोई सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलता हूं कि कांग्रेस है वो नाचन विधानसभा क्षेत्र में है। अगर आप लोकसभा के इलेक्शन को देखेंगे, रानी साहिबा जब एमपी बने तो एकमात्र मंडी में एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र था नाचन, जिसमें 2571 वोटों की लीड जो है वो हमने माननीय रानी साहिबा जी को जो है वो 2571 वोटों की लीड दी थी। ये ठीक है कि थोड़ा बहुत जो है वो नाचन में कुछ जो लीडरशिप होती है वो आगे पीछे कर देते हैं, परंतु अब हम सब लोग जो है वो साथ हैं। इस बार मैं आपको वादा करता हूं कि नाचन विधानसभा क्षेत्र जो है वो इस बार जो है वो जीत कर जो है वो विधानसभा है। बिल्कुल, हम 2027 से हमारा अभियान तो आज से ही शुरू हो गया है, क्योंकि मैंने पहले भी इनको जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, जो हमारे ब्लॉक के प्रेसिडेंट जो हमने अभी बनाने हैं, जो ऐसी मैं समुदाय की बात कर रहा हूँ, ऐसी समुदाय की, तो हमने उनको स्पेशली से अभी से आज से ही उनको सूचित कर दिया है कि मैं ब्लॉक में डिस्ट्रिक्टों में तो जाऊंगा ही जाऊंगा, परंतु ब्लॉक में हर गांव में जो है वो मैं खुद जाऊंगा और खुद जो है लोगों की स्थिति को भी देखूंगा और लोगों को भी देखूंगा, उनकी समस्याओं को भी देखूंगा और उनकी समस्या को जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे अध्यक्ष जी के सामने उठाऊंगा, ताकि उनकी लोगों की समस्या का समाधान जो है वो मैं करवा सकूँ। हिमाचल प्रदेश प्राइमरी टीचर फेडरेशन ने शिक्षा विभाग के साथ हुई बैठक के बाद कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेकर अपना विरोध दोहराते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 5 सितंबर तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि अब इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री स्तर पर लिया जाएगा। रमेश शर्मा ने बताया कि शिक्षा विभाग के साथ हुई बैठक में कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि विभाग ने संकेत दिया है कि इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी, जिसके बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग द्वारा तैयार की जा रही रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं हो सकती। उनका कहना था कि बैठक में जिन प्रिंसिपलों को बुलाया गया उनमें अधिकांश शिमला और निर्देशालय के आसपास कार्यरत थे तथा उन्होंने कॉम्प्लेक्स सिस्टम का समर्थन किया। शर्मा ने आशंका जताई है कि सरकार के समक्ष मैनिपुलेटिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है, जिससे वास्तविक स्थिति छिप सकती है और सरकार गुमराह हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन शुरू से ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम का विरोध कर रहा है और संगठन अपने रुख से पीछे हटने वाला नहीं है। उनके अनुसार यह व्यवस्था प्राथमिक शिक्षा और शिक्षकों के हित में नहीं है तथा इसे लागू करने से विद्यालयों के संचालन और शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उच्च अधिकारी होंगे और हमारे सभी विषयों के ऊपर गहन चिंतन करने के उपरांत विस्तृत रिपोर्ट जो है हिमाचल सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंपी जाएगी। 26 जुलाई को विशाल धरना प्रदर्शन हुआ, उसके अंदर हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहुंचे, कई विषयों के ऊपर आश्वासन दिया गया। उसके बाद कमेटी का गठन करने में हालांकि देरी हुई और 5 अगस्त को पिछले कल बैठक संपन्न हुई। बैठक के लिए अनेक संगठनों को बुलाया गया। शिक्षा विभाग की मंशा थी कि प्राथमिक शिक्षक संघ इसका विरोध करेगा, क्योंकि आंदोलन प्राथमिक शिक्षक संघ कर रहा है। न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर यदि किसी का घर टूट रहा है तो वो प्राथमिक शिक्षक संघ है। प्राथमिक शिक्षा का ढांचा उसके अंदर ध्वस्त किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षक संघ निरंतर जो है आंदोलन कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्राथमिक शिक्षक संघ को लेकर ही कमेटी गठित करने और वार्ता की बात की थी, लेकिन हमने उस कमेटी को भी सहर्ष स्वीकार किया, जिनकी तरफ से कोई विषय नहीं उठाया जा रहा था, कोई विरोध नहीं किया जा रहा था।
कोई बात उनकी तरफ से नहीं थी। मैं बताना चाहता हूं कि प्रवक्ता जो हमारे लोग हैं वो ऑलरेडी प्रिंसिपल के अंडर काम करते हैं, जो CNDVs के हैं वो भी उनके अंडर काम करते हैं, TGTs भी उसके अंदर काम करते हैं, और न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर वह किसी भी प्रकार से प्रभावित वर्ग नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उन्हें भी बुलाया गया, हमने फिर भी वार्ता का स्वागत किया। विभाग को लग रहा था कि ये संगठन जो है हमारा साथ देंगे। जो हमारा पूर्व का आरोप रहा है कि न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं, यह एक न्यू जुगाड़ तंत्र है, वह कल की बैठक में सिद्ध हुआ। वहां पर सिर्फ प्रिंसिपल की तरफ से, और वो भी वो लोग जो आपको सचिवालय और निदेशालय के आसपास नजर आते हैं। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर 1400 के करीब जो है प्रिंसिपल कार्य कर रहे हैं, 500 के करीब पद इनके खाली चल रहे हैं। 1400 की संख्या को प्रतिनिधित्व देने के लिए वहां पर 5 से 6 संगठन बनाकर लाए गए। बैठक की अधिकतर जो कार्रवाई शुरू में हुई वो उन्हीं संगठनों के माध्यम से रखी गई और कोशिश की गई कि न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सही ठहराया जाए। लेकिन शिक्षा विभाग को वहां बड़ा आघात लगा जब वास्तव में जो बड़े संगठन हैं, जिसके अंदर हमारे हिमाचल प्रदेश ऑल TGTs एसोसिएशन आती है, हिमाचल प्रदेश CNDV एसोसिएशन आती है, हिमाचल प्रदेश साइंस मास्टर एसोसिएशन आती है, हिमाचल प्रदेश TGT आर्ट्स एसोसिएशन आती है, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ आता है, हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ आता है। इन सब संगठनों ने, और साथ में हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन आती है, इन सब संगठनों ने न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को न्यू जुगाड़ तंत्र का नाम दिया। जो हमारा आरोप था कि प्राथमिक स्कूलों के अंदर पोस्ट को ना भरकर दूसरी जगह से वहां पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से स्कूलों को चलाने का प्रयास किया जा रहा है, वह उस बैठक के अंदर सिद्ध हुआ और सब ने यह माना कि यह कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्राथमिक शिक्षा के लिए घातक नहीं है। यह कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए भी आने वाले समय में घातक सिद्ध होने वाला है। लेकिन जिस तरह से बैठक के अंदर 1400 की संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे प्रिंसिपल्स को बुलाया गया, और वो सभी प्रिंसिपल, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि फील्ड के अंदर जो 1400 प्रिंसिपल हैं वो इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम के पक्ष में नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो निदेशालय और सचिवालय के आसपास रहते हैं और बिल्कुल शिमला क्षेत्र के हैं और कुछ अपने निजी हितों के लिए विभाग के आगे पीछे लगे रहते हैं, उन्हें मैनेज करके जो है उस बैठक को प्रभावित करने का प्रयास पूरा किया गया। LGTU के 2 संगठन हैं। एक संगठन ने, जो नरोत्तम वर्मा जी हैं, उन्होंने खुला समर्थन जो है प्राथमिक शिक्षक संघ की मांगों का भी किया और न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम का विरोध भी किया। और जो दूसरा संगठन है उसके जो हेड हैं वो प्रिंसिपल ही हैं और साथ में वो निदेशालय में ही कार्य करते हैं, वो किसी अध्यापक पद पर कार्य नहीं करते हैं। तो उनके द्वारा कही गई बात जो है इस सिस्टम के लिए कोई सार्थक नहीं कही जा सकती है।